नमस्ते व्यूअर्स, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह चैनल आपको बड़ी जानकारी देती है। हर एक ज्योतिष के विषय में बहुत गहरा अध्ययन आपको देता हूं मैं बार बार, और आप भी इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके भी नॉलेज में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु का गोचर भ्रमण। अभी हाल ही में राहु महाराज जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, मीन राशि में से, और केतु जो है वो कन्या राशि में से सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आइए चले जानते हैं कि इसका हमारे पर, हर एक राशियों के ऊपर और लोगों के मानस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। बात करते हैं राहु और केतु के भ्रमण की, गोचर की। अब 18 मई को राहु महाराज जो है वो आ चुके हैं कुंभ राशि में, और केतु महाराज सिंह राशि में। यह बन के रहेंगे 6 दिसंबर 2026 तक। 18 मई 2025 से 6 दिसंबर 2026 तक तकरीबन 18 महीने राहु महाराज इस राशि में रहेंगे। राहु महाराज जो है वो पूर्व भाद्रपद से अपना भ्रमण चालू करेंगे। वैसे तो 16 मार्च को ही वो पूर्व भाद्रपद में आ चुके हैं, पर बाकी के 3 चरण हैं वो पूरा करेंगे 23 नवंबर 2025 को। अभी 18 मई से लेकर 23 नवंबर तक राहु महाराज पूर्व भाद्रपद में रहेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। इसके बाद राहु महाराज अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में भ्रमण करेंगे, चारों चरण में रहेंगे। 24 नवंबर 2025 से लेके 2 अगस्त 2026 तकरीबन 10 महीने तक यह इसी राशि में, इसी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शतभिषा उनका राहु का स्वयं का नक्षत्र है। शतभिषा या शततारका भी इसे कहते हैं। उसके बाद वो गनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। गनिष्ठा के 2 चरण कुंभ राशि में और 2 चरण मकर राशि में आते हैं। गनिष्ठा में भ्रमण रहेगा 2 अगस्त 2026 से लेकर 6 दिसंबर 2026 तक, क्योंकि तभी 2 चरण ही कुंभ राशि के लिए रहेंगे, फिर वो मकर में चले जाएंगे। वैसे ही बात करें केतु महाराज की, तो केतु महाराज सिंह राशि में विपरीत भ्रमण में कर रहे हैं, तो पहले वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 1 चरण तक रहेंगे। हालांकि 11 नवंबर 2024 को केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आ चुके हैं। उसका 1 चरण है वो 18 मई से लेके 21 जुलाई तक रहेगा। 21 जुलाई 2025 को केतु महाराज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का है। वहाँ चारों चरण में रहते हुए वो 21 जुलाई 2025 से लेकर 25 जनवरी 2026 तक रहेंगे, तकरीबन 6 महीने रहेंगे। उसके बाद मघा नक्षत्र में रहेंगे, वहाँ पे भी चारों चरण रहेंगे। अब यहाँ पे केतु महाराज मघा नक्षत्र में अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, जैसे राहु शतभिषा में रहेंगे उसी वक्त में केतु भी अपने नक्षत्र में रहेंगे। तो 25 जनवरी 2026 से लेके 6 दिसंबर 2026 के दरमियान वो मघा नक्षत्र में रहेंगे। ये तो हुआ राहु और केतु का नक्षत्र भ्रमण, जो कि हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है। हम राहु के शतभिषा और केतु के मघा नक्षत्र का वीडियो भी विशेष तौर पे बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि राहु और केतु में से केतु पहले सूर्य को के साथ युति करेगा। 17 अगस्त 2025 से लेकर 16 सितंबर 2025 केतु और सूर्य दोनों ही सिंह राशि में रहेंगे। और एक बार अगले साल भी 17 अगस्त 2026 से लेके वापस 16 सितंबर 2026 तक केतु और सूर्य साथ में रहेंगे। ये हालांकि अच्छा नहीं गिना जाता है। वैसे ही राहु महाराज सूर्य के साथ कुंभ राशि में रहेंगे 13 फरवरी 2026 से लेके 15 मार्च 2026। इस समय के दरमियान दोनों ही कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे, और स्पेशली 27 फरवरी 2026 को राहु और सूर्य दोनों एक ही डिग्री पे 14 डिग्री पे परम युति में आ जाएंगे। इसके अलावा केतु महाराज मंगल के साथ भी युति करेंगे 7 जून 2025 से लेके 28 जुलाई 2026। इस दरमियान वो सूर्य के साथ भी रहेंगे और साथ साथ में केतु के साथ भी रहेंगे। ऐसे ही और एक अंगारक योग का भी संयोग बन रहा है, जो कि मंगल और राहु से बनेगा, जो 24 फरवरी 2026 से लेकर 3 अप्रैल 2026 तक रहेगा। तब सूर्य और राहु दोनों कुंभ राशि में रहेंगे। तो इस तरह से
मंगल और राहु, सूर्य और राहु, केतु और सूर्य और केतु और मंगल, ये 4 ग्रहों की आपस में युति सिंह राशि में और कुंभ राशि में रहने वाली है। अब बात करते हैं कुछ जो राहु का स्वभाव है वो देखते हैं। तो ये होता है कि एक अचानक या अकस्मात बनने वाली घटनाएं जो होती है, जिसका कोई निश्चितता नहीं होती, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। जो हमारी अधूरी रही हुई इच्छाएं है वो यहाँ पे है। हमारा अंतर्मन या तो सबकॉन्शियस माइंड जो कहते हैं वो यहाँ है। कुदरत, राहु को मैं नेचर या कुदरत कहता हूँ, क्योंकि कुदरत में भी असंख्य ऐसी चीज़ें बनती रहती है जो राहु के हिसाब से होती है। मन में जो उछालपन होता है, टेम्पटेशन जिसे कहते हैं, वो है। राहु एक तरह का हीलर भी है, वो एक चीज़ों को अच्छी तरह से ठीक करने के लिए भी एक अच्छा होता है। यह हमारे अंदर जो एक आकर्षण रहा है, जिसे मैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, वो भी राहु के अंदर है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों को हमारी ओर खींच के ले आता है। जो भौतिकवाद है उसी का भी राहु कारक है। जो बुरी आदतें होती है वो भी राहु के कारण होती है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती है वो सारी चीज़ें जो होती है वो भी राहु की वजह से होती है। वैसे ही थोड़ा बहुत फल हम केतु का जानते हैं। तो केतु आध्यात्मिक से जुड़ता है, इसको बहुत सारी अपेक्षा रहती है, इसके पास कोई भी इंद्रिय नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सूखा जैसा रहता है। इसको कोई चीज़ों का फीलिंग नहीं होता है, कोई भी चीज़ों का एहसास नहीं होता है। इसके पास कोई भी इंद्रिय नहीं होने पे ये नीरस कभी कभी रह जाता है, कोई भी चीज़ों में वो आकर्षित नहीं होता है। उल्टा ये बहुत सारी चीज़ों में से हमें छुड़ाता है, डिटैचमेंट करता है, मोक्ष की ओर ले जाता है और चीज़ों को धीरे धीरे करके हमसे दूर करते जाता है। तो यह स्वभाव ज़्यादातर केतु में पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का जो भ्रमण है वो किस तरह से रहेगा। तो हमने देखा कि 18 मई को राहु कुंभ राशि में और केतु है वो सिंह राशि में आ चुका है। यह 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। अब कुंभ राशि में जो कुंभ राशि और राहु दोनों को अगर जोड़ दे तो यह कुंभ राशि जो है वो तकनीकी नवविचार की है, नए नए विचारों को ले आती है, नेटवर्किंग की है, सामाजिक क्रांति और अपरंपरागत सोच को बढ़ावा देती है। वही केतु की बात करें, केतु सिंह राशि में है तो वो अहंकार, अभिमान और व्यक्तिगत अधिकार से अलगाव को बढ़ावा देता है, माने कि ये सारी चीज़ों से छुड़ाता है। ये विनम्रता, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक परिकाष्ठा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। सो हमारे अंदर ज़्यादातर एक तरह का खुलापन, या तो हम कहते हैं कि उस तरह से हम विकारों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। अब कुंभ राशि में जब शनि का जो राशि है, हम जानते हैं कि शनि की राशि है कुंभ राशि, जिसमें राहु आया हुआ है। अभी हालांकि कुंभ राशि की 7.5 का जो सबसे मध्यम तबक्का होता है वो भी खत्म हुआ है। तो कुंभ राशि के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है जिससे कि आप नव विचार कर सकते हैं। आपको मानवतावाद और अपरंपरागत सोच से आपको बाहर ले आएगा। यहाँ राहु की उपस्थिति से सामाजिक सुधार, तकनीकी उन्नति और पारंपरिक मानदंडों को तोड़ने की इच्छा को ये बढ़ावा देता है। सो आप बहुत सारी रूढ़िवाद या पुरानी चीज़ों से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। यह अवधि व्यक्तियों को अनोखे रास्ते अपनाने, सामाजिक संस्थानों को चुनौती देने और प्रगतिशील विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो काफ़ी अच्छा है। अब वही चीज़ें कुंभ राशि वालों के लिए करें तो आपकी राशि से अभी शनि गया है और राहु मारा जाए। सो ये प्रथम भाव में कुंभ राशि में आने से ये आपको आपके परागमन और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर ले जाएगा। सो आपको बहुत अच्छा है। महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देगा ये राहु। व्यक्तिगत की चाहत को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ले आएगा। आपके अंदर जो चीज़ें छुपी हुई है, जो आपके अंदर जो टैलेंट है, उसको ये बाहर ले आएगा। हालांकि ज़मीन पर बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु व्यक्ति की पहचान के बारे में भ्रम या भ्रांति भी ला सकता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल हो सकती है। इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत लक्ष्यों और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए सावधानी क्या बरते राहु की जो है कुंभ राशि में, तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो है कि आत्म जागरूकता, क्योंकि आपकी राशि में आया हुआ है। आप वैसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, कुंभ राशि ज़्यादा खुलती नहीं है। सो इसलिए नियमित आत्मनिरीक्षण करना है आपको।
भ्रामक प्रभावों से पहचाने और कम करने में मदद करिए, मतलब अपने आप को सुधारें। यह आध्यात्मिक अभ्यास करने का बड़ा अच्छा अवसर है। ध्यान, योग, मेडिटेशन, लोगों के साथ जो वार्तालाप करते हैं, संलग्न होते, इस तरह से आचार और विचारों का आदान प्रदान करना सबसे श्रेष्ठ होता है। इस समय पे जितना अपने से जुड़े रहेंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सो इसलिए कुंभ राशि में ज़्यादातर ये भविष्य की सोच को भी करता है, विद्रोह भी कभी कभी ले आता है, और इस समय पे भ्रम, विचारधारा की प्रति जुनून या सामाजिक गलतफहमी भी इस समय पे पैदा कर सकता है। तो आपको शांत रहना है। सो या तो राहु का मंत्र करें इस समय पे, ओम राहवे नमः, या शिव जी की उपासना करें, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, ये सब राहु में बहुत अच्छा होता है, या भैरव की उपासना करें। सो इस तरह से आप हर शनिवार को या बुधवार को भैरव की उपासना करें या मंत्र नियमित करें। गरीबों को भोजन कराएं। राहु मतलब जो अंग भंग वाले होते हैं, जिनके शरीर का कोई भी अंग विच्छेद हो जाता है, ये सारे लोगों को आप जितना दान पुण्य और दवाइयाँ देंगे वो भी बहुत अच्छा होता है। काले या सफ़ेद तिल है, नीले या काले कपड़े हैं, सरसों का तेल है, ऐसी चीज़ें ज़रूरतमंदों को बिल्कुल देनी चाहिए। मंदिरों में भी दान करना चाहिए। राहु की पूजा करें। श्री कालासी जो राहु का क्षेत्र है वहाँ पे जाके या कोई भी ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग की भी उपासना बिल्कुल करनी चाहिए। इसे आपको चांदी रखने से बड़ी शांति होती है, क्योंकि राहु जो हमारे मन मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो चांदी रखने पे, चांदी रखे या तो नारियल भी रख सकते, पर नारियल हम हर जगह ले जा नहीं सकते। तो चांदी रखने पे बड़ी शांति का आपको अनुभव होगा और राहु की तकलीफ़ों से आपको बाहर ले आएगा। अभी जानते हैं 12 राशियों के लिए ये जो राहु का भ्रमण है वो हर एक राशि को क्या क्या प्रभाव देगा। शुरू करते हैं मेष राशि से। देखिए, अब ये राशि आपकी लग्न की भी हो सकती है और आपकी जन्म की चंद्र की राशि भी हो सकती है। सो मेष राशि को ये 11वें भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे कि आपके लाभ, सामाजिक चीज़ें और आपके बड़े भाई बहनों से ये संबंध कराता है। सो इसके प्रभाव से सामाजिक मेल मोल में वृद्धि हो सकती है। संभावित वित्तीय लाभ की अपेक्षा, क्योंकि ये लाभ स्थान भी है। ये समय में नेटवर्किंग से नए अवसर खुल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े, लोगों का पुराने लोगों से वापस जुड़ने का अच्छा समय है। लेकिन खुद को ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ने से सावधान रखें, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट ना करें। सोशल वगैरह में भी एक लिमिटेशन में रहें। सामाजिक मंडल है, नेटवर्क है और महत्वाकांक्षा से अधिक लाभ होने की शक्यता है। वही बात वृषभ राशि वालों के लिए करें तो वृषभ राशि वालों के लिए ये 10वें घर को प्रभावित करेगा, जो कि आपके कामकाज और करियर को असर करेगा। सो करियर है, प्रतिष्ठा है, इसको असर करेगा। ये करियर में उन्नति जरूर देगा, क्योंकि 11वें और 10वें भाव में राहु बड़ा अच्छा फल देता है। लेकिन कार्यस्थल जो है उसकी गतिशीलता को चुनौती आप दे सकते हैं, क्योंकि कुंभ राशि धीमे चलने वाली होती है और राहु को बहुत जल्दबाजी होती है। ईमानदारी बनाए रखें और कार्यालय की राजनीति से बचें। ऐसे कोई कार्य क्षेत्र में राजनीति होती है तो अपने आप को दूर रखें। अपरंपरागत तरीकों से करियर में उन्नति, दृश्यता और नेतृत्व आ सकता है, मतलब कि जो आप बने बनाए रास्ते उसके बिना अलग रास्ते से चलेंगे तो भी लाभ होगा। वही मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो ये आपके 9वें भाव से जा रहा है, जो आपके भाग्य, शिक्षा, यात्रा, इन सारी चीज़ों को असर करता है, या गुरुजन। सो इस समय पे ज्ञान और आध्यात्मिक के विषय में आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी और ये इच्छा आप इस समय में पूरी भी करेंगे। नए दर्शन के प्रति आपके मन खुले रहेंगे। नई चीज़ों को लाना है, नई चीज़ों को स्वीकारना है, इसके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। लेकिन हठ धर्मी बनने से बने, यही ठीक है ऐसा करके नहीं, सबको आवकारें। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक सुधार की इच्छा इस समय पे प्रबल हो सकती है। वही बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो कर्क राशि वालों को ये अष्टम भाव से जाएगा, हालांकि अष्टम भाव से अच्छा नहीं होता है। ये परिवर्तन और साझा संसाधन के ऊपर असर करता है। जो हम पत्नी के द्वारा लाया गया आय या पत्नी के परिवार की आय, उसे भी इसी स्थान से देखते हैं। सो वित्तीय मामलों में विशेष रूप से साझा संपत्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो जॉइंटली है, वाइफ के साथ या पेरेंट्स के साथ या ऐसी प्रॉपर्टी है, उसमें ध्यान रखना है। अत्याधिक परिवर्तन हो सकते हैं, आप सोचो उससे भी ज़्यादा अधिक परिवर्तन हो सकते हैं।
अनुकूलशीलता रहे। सदस्य गुप्त और अचानक होने वाली घटना के प्रति ज़्यादा अपना अवरोध ना दिखाए और उसको स्वीकार ले। वित्तीय मामला में सावधानी जरूर रखें। इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो उस समय पे थोड़ा रुक के चले तो ज़्यादा अच्छा है। वही सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए 7वें भाव से जाएगा, लग्न में केतु चलेगा और 7वें भाव में राहु का भ्रमण होगा। ये रिश्तों में बदलाव ला सकता है, या आप ड्राई हो जाएंगे या सामने वाला ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक भागीदारी में बदलाव को समझने के लिए खुद कम्युनिकेशन या संचार बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को सुने, उसके बाद ही कोई भी निर्णय ले, ऐसे ही ना ले ले। जो भी आपकी भागीदारी है, चाहे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक हो, उसमें प्रतिकूल जुनून और दूसरों के माध्यम से प्रसिद्धि मिल सकती है। बल्कि इस समय में आपको दूसरों की सहायता लेके अपने आप को अच्छी पोजीशन पे ले जाने का एक अवसर मिल रहा है। वही बात करें कन्या राशि वालों के लिए सो कन्या राशि वालों के लिए ये 6ठे भाव से जाएगा। 6ठे भाव में राहु बड़ा अच्छा फल देता है। स्वास्थ्य संबंधी और सेवा, कोर्ट कचहरी और शत्रु के लिए ये काफ़ी घातक होता है। बल्कि ये सारी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा आक्रामक रह सकते हैं। सो इस समय में आपको यही करना है कि आपके दैनिक जो दिनचर्या है इस पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य के लिए बड़ा सतेज रहना है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती है आपकी, और तनाव को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकता है, मतलब तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धा को हराने का बड़ा अच्छा अवसर है। शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देने का ये एक बड़ा अच्छा अवसर मिला है। या कानूनी मामलों में आपको आपके हिसाब से कोई अच्छा फल मिलने की उम्मीद है, तो आपको बिल्कुल इस तरफ ध्यान देना चाहिए। वही तुला राशि वालों के लिए बात करें तो तुला राशि वालों के ये पंचम भाव से भ्रमण करने जा रहा है। सो पंचम भाव जो होता है जो हम पंचम भाव की बात करें तो वो हमारी लागनी होती है, संतान होते हैं, रचनात्मकता होती है, रोमांस होता है, प्यार मोहब्बत होती है। सो इस समय में रचनात्मक गतिविधियाँ और रोमांटिक रिश्ते बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। हालांकि सट्टा और निवेश से बचे, क्योंकि राहु कभी भी अनएक्सपेक्टेड लॉस भी दिला सकता है, इसलिए इस चीज़ों से बचे। नए रोमांस, सट्टा या बच्चों की सफलता के प्रति बड़ा आकर्षण होगा और इनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको अच्छे से आपको फल देगी, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। वही बात वृश्चिक राशि वालों के लिए करें तो वृश्चिक राशि के 4थे घर में यह प्रवेश कर रहा है, जो कि आपके घर परिवार और सुख साधन संपादन की बात करता है। यहाँ पे जो भी घरेलू मामले हैं उसमें आपको प्राथमिकता जरूर देनी है। घर के ऊपर पहले प्रायोरिटी देनी है। घर में सुधार या स्थानांतर पर सावधानी से विचार करें। बदलना है या नहीं बदलना है या यहीं रखना है वो देखें। छोटा मोटा बदलाव करके अब अगर यहाँ रह सकते तो काफ़ी अच्छा है। सो घर में बदलाव, तकनीकी उन्नति और रियल एस्टेट में भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा इस समय पे हो सकता है, तो इस पर आप ध्यान दें। बात करें धनु राशि की तो ये 3य भाव से जाएगा। 3य भाव भी राहु के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो कि संचार का, भाई बहन का, नए कार्य, साहस, पराक्रम का होता है। तो इस समय पे बेहतर संचार और कौशल व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को लाभ पहुंचाएगा। सो अच्छे लोगों से जुड़े, बातचीत करें, संपर्क में रहे, कम्युनिकेशन करें, संचार करते रहे। छोटी यात्राएं अक्सर हो सकती है क्योंकि 3य भाव है। और साहसिक विचार, उद्यमशीलता की सफलता और मीडिया या तकनीकी का विस्तार हो सकता है। लोगों से, मीडिया से भी जुड़ सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भी आपका इन्वॉल्वमेंट इस समय पे बढ़ सकता है। और साहस पराक्रम के लिए काफ़ी अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। वही मकर राशि वाले के लिए बात करें तो ये 2य भाव से जाएगा, जो कि हमारे आर्थिक और वित्त मामले, वाणी और वर्तन से जुड़े हुए रहते हैं। इस समय पे जो भी इन्वेस्टमेंट है, वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है। कब क्या करना है वो सोचना है, खरीदना कब है और बेचना कब है वो भी देखना है आपको। इस समय पे ये जो आपके दूसरे घर में हो रहा है, इसलिए इससे बचने के लिए वाणी पर जरूर ध्यान दें। कोई भी गलत आपको कमिटमेंट नहीं दे देना है। और धन, विदेश संपत्ति या विलासतापूर्ण संपत्ति की इच्छा इस समय पे हो सकती है। काफ़ी अच्छा अवसर आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा समय आपको यहाँ पे मिलेगा।
वही बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो ये तो आपकी खुद की स्वयं की राशि में आया हुआ है। अब बाहर झांकने के बजाय अपने भीतर झांके, किसी के गुण और दोष को देखने के पहले अपने गुण और दोष को जरूर देखें। सो ये आपके पहले घर में जो कि स्वयं और पहचान का होता है, शारीरिक स्वास्थ्य का होता है, इसमें व्यक्तिगत परिवर्तन की बड़ी संभावना है। अपने आप में बदलाव लाने की काफ़ी अच्छी समय। जैसे जो सांप वगैरह होते हैं वो अपनी पुरानी चमड़ी बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही आपको भी अपनी बाहर की चीज़ों को बंद करके एक अंदर से नई पहचान बनानी है। सो परिवर्तन को अपनाएं, लेकिन आवेग से बचने के लिए बड़े स्थिर रहे, जिसे हम कहते हैं जमीन पे बने रहे, वो बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत पुनर्रचना के लिए एक बड़ी प्रबल इच्छा आपको इस समय हो सकती है और स्थिति में संभावित वृद्धि अच्छी तरह से होगी। मतलब कि आज की स्थिति से अगली आने वाली स्थिति बेहतर होगी आपके लिए, कुंभ राशि वाले के लिए। वही मीन राशि को बात करें तो मीन राशि में से राहु महाराज अभी चले गए और अब ये 12वें भाव में गए, जो कि आपका आध्यात्मिकता और अलगाववाद से जुड़ाता है। इसमें आपको स्वयं आत्मनिरीक्षण करना है और आध्यात्मिक विकास की आपको समय सीमा तय करनी है। इस समय पे कोई भी मोह या आपको चीज़ें रोक नहीं सकती है। और ये जो राहु है वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत एक्सेलरेट भी करता है। सो खर्चे का प्रबंध करें और पलायनवाद से जरूर बचें। विदेशी स्थानें हैं, आध्यात्मिक आयामों या छुपे हुए ज्ञान से अधिक आकर्षण आपको हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। पर इस समय पे कुदरत से बचें, कुदरत के नियमों को बराबर से अनुसरण करें, क्योंकि 12वां भाव भी कुदरत होता है, नेचर होता है, और राहु भी नेचर होता है। तो इस तरह से सिंह राशि में जो ग्रह राहु, कुंभ राशि में जो राहु का भ्रमण है वो इस तरह से आपको असर कर सकता है। अब बात करते हैं केतु की, जो सिंह राशि में केतु महाराज का भी प्रभाव हुआ है। सो सिंह राशि जो सूर्य द्वारा शासित है, जो नेतृत्व, रचनात्मकता और आत्मा अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है सिंह राशि। इस राशि में केतु की उपस्थिति जो है वह व्यक्तियों को अहंकार से प्रेरित गतिविधियों को अलग होने और आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आपका ईगो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। घर्षण जो लोगों से हो रहा है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। यह पारगमन किसी की महत्वाकांक्षा और खुद को व्यस्त करने के तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस समय पे आपको काफ़ी अच्छा समय है कि अपने पुराने कर्मों को आप अच्छी तरह से भोगे और उसको और ज़्यादा अच्छे बनाएं। अब ये भ्रमण जो है केतु का, वो हर एक राशियों को क्या फल देगा वो भी हम देख लेते। जैसे कि मेष राशि है तो मेष राशि को पंचम भाव से ये केतु का जाएगा, जो कि रचनात्मकता, रोमांस और बच्चों को प्रभावित कर सकता है। मतलब कि इन सारी चीज़ों में थोड़ा ड्राइनेस बना सकता है। आप भावनाओं में वृद्धि और रिश्तों में गहरी समझ की इच्छा का अनुभव कर सकते हैं पंचम भाव में। वित्तीय लेन देन स्थिर रहेगा, लेकिन कार्यभार में वृद्धि हो सकती है। कार्य बिल्कुल ही आपके इस समय पे बढ़ सकते हैं। रोमांस, रचनात्मक परियोजनाओं या बच्चों से अलगाव हो सकता है, उससे दूरी हो सकती है इस समय पे। सो आनंद में कमी और आध्यात्मिकता या बौद्धिक गतिविधियों में अधिक ध्यान आपका लगा रहेगा। वही वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो वृषभ राशि के लिए ये चतुर्थ भाव में केतु आ रहा है। अब केतु जो है वो आध्यात्मिकता और सूखेपन का है, जबकि चौथा भाव हमारा काफ़ी कुछ सुख दे जाता है। तो इस समय पे चौथे भाव में केतु के साथ ध्यान आपका घर और परिवार की ओर करना पड़ेगा। बाहरी सुख के बजाय अपने घर के सुखों को बढ़ाना पड़ेगा। घरेलू जिम्मेदारियों से अलगाव की भावना हो सकती है, वहाँ से आपको दूरी बन सकती है, कुछ ड्राइनेस हो सकती है, जो व्यक्तिगत नींव के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित करती है। मतलब कि आपको इस समय पे अपने आप को काफ़ी कुछ सेंटर रखना पड़ेगा। परिवार या मातृभूमि से भावनात्मक अलगाव और घर में बेचैनी इस समय पे हो सकती है। वही मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये तृतीय भाव से गोचर हो रहा है, जो कि आपके आचार विचार प्रदान करने की जो शैली होती है, जिसे हम संचार या तो कम्युनिकेशन कहते हैं, और छोटी यात्रा को इस समय पे बढ़ावा मिल सकता है। इस समय पे आप आध्यात्मिक अध्ययन या अभिव्यक्ति के नए रूपों की खोज कर सकते हैं, जो कि ये साहस पराक्रम का है। सो ये कोई परिणामवादी ना होते हुए कोई लक्ष्यवादी हो सकता है। आपको एक लक्ष्य पे पहुंचने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान हो सकता है।
सो इस तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो सकता है। भाई बहनों या करीबी दोस्तों से दूर रहना ही इस समय पे उचित है, क्योंकि उनके साथ थोड़े संबंध तीखे हो सकते हैं या सूखे हो सकते हैं। और संचार के अवरोधों से बचें, मतलब कि कम्युनिकेशन क्लियर रखें, किसी के भी साथ मतभेद ना रखें। वही कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय भाव से केतु महाराज भ्रमण करेंगे, जो कि आपके आर्थिक, वित्त और वाणी को प्रभावित कर सकता है। वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें और गलतफहमी से बचें। किसी का सुनते हुए कुछ भी इन्वेस्टमेंट या कहीं पे भी लागत ना लगाएं और अपने शब्दों पर भी जरूर ध्यान दें। भौतिक संचय या पारिवारिक लगाव में अरुचि हो सकती है, क्योंकि केतु इन सारी चीज़ों से डिटैच कराता है। वही सिंह राशि के लिए बात करें तो ये आपके प्रथम भाव में, आपके लग्न भाव में, आपकी राशि में ये भ्रमण कर रहा है, जो आपको आत्म पहचान कराएगा और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में आत्मनिरीक्षण लेके आएगा। यह समय आपको एकांत और आध्यात्मिक खोज की ओर आकर्षित कर सकता है। भीड़ भाड़ से दूर होने की शायद आप कोशिश कर सकते हैं इस समय पे, जिससे कि परिवर्तनकारी परिवर्तन हो सकता है। मतलब कि इस समय पर परिवर्तनकारक परिवर्तन, मतलब कि बदलाव की बराबर समय यह है। पहचान का संकट या व्यक्तिगत वापसी भी हो सकती है। आप अनदेखा महसूस कर सकते हैं या खुद से अलग हो सकते हैं, क्योंकि केतु लग्न में आने पे प्रेजेंस एब्सेंट में कन्वर्ट हो जाती है। वही कन्या राशि वाले के लिए बात करें तो ये 12वें भाव से है। 12वें भाव में राहु अच्छा फल नहीं देता, पर केतु बिल्कुल देता है। ये आध्यात्मिक को बड़ा अच्छा देता है अवसर। सो लोगों से आप जुड़ेंगे, आध्यात्मिक विकास और भौतिक चिंताओं से अलगाव पर जोर देता है। मतलब कि ये सारी चीज़ों से डिटेच करा के आपको आपकी एक नई खोज के ऊपर ले जाएगा। यह आत्मनिरीक्षण और अवचेतन पैटर्न की खोज के लिए अनुकूल समय है। सबकॉन्शियस माइंड में जाने का ये बड़ा अच्छा अवसर है। सो आध्यात्मिक विकास, एकांत या विदेशी भूमि में आपको ज़्यादा रुचि इस समय पे हो सकती है। वही तुला राशि वाले के लिए बात करें तो 11वें भाव में जो तुला राशि में ये केतु आया है, ये 11वें भाव को थोड़ा सूखा कर देता है। 12वें भाव में तो फिर भी केतु अच्छा फल देता है, पर 11वां भाव जो कि लाभ का है, मित्र का है, समाज, सामाजिक चीज़ों का है, इन सारी चीज़ों में और बड़े भाई बहनों से लगाव कम कर देता है। सो आप सभी के लिए ये आकांक्षाओं को प्रभावित करेगा, सामाजिक दायरे को ये एक निश्चित करेगा। आप दोस्ती और दीर्घकालिक लक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन कर सकते हैं। अधिक सार्थक कनेक्शन की तलाश कर सकते हैं, मतलब कि किससे ज़्यादा जुड़े, किससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लाभ ले सकते हैं, वो देखेंगे। दोस्तों और दोस्ती से थोड़ी दूरी बन सकती है, अलगाव हो सकता है और सामान्य सामाजिक लाभ के बारे में भी आप कुछ कम ही सोचेंगे। वही बात वृश्चिक राशि वालों के लिए करें तो आपके 10वें भाव से यह केतु महाराज आ रहा है। सो जो काम कर रहे हैं उसमें निष्ठा से करें, परिणाम की बिल्कुल ही अपेक्षा न करें, क्योंकि यहाँ से कुछ फल बाहर नहीं जाने वाला है। सो आपकी करियर और सार्वजनिक छवि जांच के दायरे में आ सकती है, मतलब लोग आपको स्क्रूटिनी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए संभालिए। अपने पेशेवर जीवन में गहरा उद्देश्य खोजने की इच्छा हो सकती है या पारंपरिक करियर या नौकरी की भूमिका से आपको कुछ अलग करने की यहाँ पे सोच आ सकती है। सो हर तरह से काम में लगे रहिए, किधर भी परिणाम की, नाम, प्रतिष्ठा और स्टेटस की उम्मीद ना रखें। केतु 10वें भाव में है तब तक आपको कार्य ही करना है, उसके अलावा अंदर से कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। वही धनु राशि वाले के लिए बात करें तो ये आपके 9वें भाव से केतु महाराज जाएगा, जिससे कि आपको फिलोसॉफी में, दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, इसमें बड़ी रुचि आएगी। उच्च शिक्षा में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आप आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं या ज्ञान की तलाश भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु को पाने की या ढूंढने का बड़ा अच्छा अवसर होता है। आपके विश्व दृष्टिकोण का विस्तार बढ़ेगा, मतलब कि लोगों को और दुनिया को देखने का नजरिया इस समय पे बदल सकता है। सो धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का पुनः विचार करें, क्योंकि ये 9वां भाव है, थोड़ा रिफॉर्म लाने की बिल्कुल ज़रूर है। वही हम मकर राशि वालों के लिए बात करें तो मकर राशि को 8वें भाव से केतु महाराज जाएंगे। ये परिवर्तन और साझा संसाधनों पर आपका ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह गहन आत्मनिरीक्षण और जीवन के छिपे हुए पहलू को समझने का समय, डीप इनटू द नॉलेज जिसे हम कहते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। और गहरी भावना या वित्तीय उलझनों से अलगाव होने की शक्यता है।
वही बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो आपके राशि में तो राहु बैठा ही है और सप्तम भाव में केतु भी आ रहा है, तो डबल ट्रांजिट इसे कहते हैं। सो आपके 7वें भाव में उपस्थित केतु साझेदारी और रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। सो दूसरे भाव और दूसरों के प्रति जो आपके प्रतिबद्धता है उसके साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करने की आवश्यकता जरूर रहेगी, इससे कि आपकी फ्रीडम कहीं पे भी आहत न हो, वो आपको देखना है। दैनिक संघर्ष या स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या से थोड़ा बहुत दूर रहे, ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। वही आखिर में मीन राशि के लिए बात करें तो मीन राशि के लिए 6वें भाव से केतु महाराज जा रहे हैं। सो ये आपको यहाँ गोचर करते हुए केतु स्वास्थ्य और दैनिक जो दिनचर्या है उसको प्रभावित करेगा। शायद आप इग्नोरेंट भी बन सकते हैं, कहने के बावजूद भी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। अनुशासन बनाए रखने और किसी भी अंतरहीन स्वास्थ्य संबंधी चिंता का समाधान तुरंत करेगा। मतलब किसी को भी भीतरी बीमारी है या बाह्य बीमारी है, उन सभी के इलाज के लिए बिल्कुल ही ये प्रयास करना चाहिए। और दैनिक संबंधों या स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या से थोड़ा बहुत अलगाव रखना जरूरी है। तो इस समय पे केतु के उपाय के लिए आप श्री गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। आप कुत्तों को खिला सकते हैं, काला कुत्ता जिसे हम कहते हैं। तो इस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा भ्रम पैदा न हो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। केतु का मंत्र जो है ओम के केतवे नमः या ओम गम गणपते नमः का भी आप ध्यान कर सकते हैं। आवारा कुत्तों की ज़रूर मदद करें, उनको कहीं ना कहीं खाना पीना, रोटी दूध वगैरह और रहने के लिए चीज़ें दें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। इस समय पे आपको जो भी सरसों का बीज है उसको दान करने के लिए भी और कंबल का दान करना भी बड़ा उचित केतु के समय में माना जाता है। इस समय पे अहंकार की लड़ाई से बचें, विनम्रता का अभ्यास करें और खास करके नेतृत्व या सार्वजनिक भूमिकाओं में आपको संभालना है। मतलब कि नाम ना मिले तो ठीक है, बट बदनामी ना हो जाए उसके बारे में आपको ध्यान करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि राहु के लिए हमें भैरव जी की ज्योतिर्लिंग या शिवालय की पूजा करनी है। राहु के लिए भैरव की उपासना भी बड़ी अच्छी होती है, तो भैरव उपासना भी आप इस समय पे कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज्योतिर्लिंग या तो शिव जी को बिल्कुल ही आपको मिलना चाहिए। इस समय पे राहु के लिए ये बड़ा अच्छा होता है। सो इस तरह से राहु मेष राशि के लिए राहु 11वें और 5वें भाव में केतु से भविष्य के विचारों और सहयोग सफलता के लिए एक अच्छा आपको संबंध मिल सकता है, क्योंकि राहु का 11वें भाव में होना बड़ा अच्छा होता है। वही वृषभ वालों के लिए 10वें भाव में है और 4थे भाव में केतु है, तो ये आपके करियर में और विकास के लिए काफ़ी अच्छा समय है। लेकिन भावनात्मक भलाई और परिवार के समर्थन को प्राथमिकता दें, मतलब ज़्यादा ही काम में ज़्यादा उलझे ना, सभी तरफ ध्यान दें। वही मिथुन राशि वालों के लिए ये आपका 9वां और 3रे भाव में केतु है, जिससे कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं और इसके साथ आप अपने जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों में स्पष्टता भी ला सकते हैं। कर्क वाले के लिए ये राहु 8वें और केतु 2रे भाव में अच्छा संबंध नहीं गिना जाता है। सो इसलिए आपने जो भी संसाधन है उसको साझा करें और आपका जो पैटर्न है, जो निगरानी वगैरह है, वो बड़ी अच्छी तरह से निगरानी रखनी पड़ेगी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। सिंह राशि के लिए ये 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु है। अपने आप पे फोकस करें, ज़्यादा सामने वालों को ना देखें, अनुसरण ना करें और कुछ कमिटमेंट ना कर दे। वही कन्या राशि वाले के लिए बात करें तो ये 6ठे और 12वें भाव में राहु केतु हो रहा है। सो आपको स्वास्थ्य के संबंध बड़ी अच्छी चीज़ों को अनुसरण करना है। छुपी हुई शक्ति और ध्यान अभ्यास के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए है। वही तुला वाले के लिए हमने बात की, राहु 5म भाव में और 11वें भाव में केतु होने से रचनात्मक जुनून और अति भोग के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। एक तरफ आपको मोक्ष भी करवाने की कोशिश करेगा और एक तरफ से सभी चीज़ों में इन्वॉल्व भी कराएगा। सो जोखिम भरे जो भी निवेशक है उस सारी चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है तुला वालों के लिए। वृश्चिक वाले के लिए ये 4थे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु होने से स्थानांतर या घर में सुधार के लिए एक अच्छा अवसर आपको मिलेगा। दीर्घकालीन करियर के लक्ष्यों को आपको बराबर से ध्यान रखना है। वही धनु राशि वालों के लिए बात करें तो ये 3रे और केतु 9वें भाव में भ्रमण करेगा। नई पहल शुरू करने के लिए आध्यात्मिक अनुकूलता के लिए काफ़ी अच्छा समय है।
हठधर्मिता को चुनौती दे और नई सीख की खोज करे। मतलब कि जो चीज़ें रुक गई है उसके पीछे ना लगते हुए कोई चीज़ें जो चलती रहती है उसके ऊपर बिल्कुल ही काम करना चाहिए। वही धनु राशि के तृतीय और 9वें भाव में होने से आपको नए मार्गदर्शक और मेंटर भी मिलने की शक्यता है। वही बात मकर राशि वाले के लिए करें तो ये राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में होने से वित्तीय लाभ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अनैतिक शॉर्टकट से बचे और गहन आंतरिक परिवर्तन संभव है। सो परिवार वालों की भी जो उम्मीदें हैं उसको बराबर से निभाए। वही जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए ये जो राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में होने से आपको आर्थिक और जो इनहेरिटेंस जो वारसागत संपत्ति में अच्छे से लाभ हो सकता है। वही चीज़ कुंभ राशि वालों को आपके लग्न में और केतु महाराज 7वें भाव में होने से आपको आत्म जागरूकता पर ध्यान देना है। करीबी साझेदारियाँ को नज़रअंदाज न करें और भावनात्मक रूप से अलग थलग न हो जाए। वही आखिर में मीन राशि वालों के लिए बात करें तो यह 12वें भाव में जो केतु महाराज है और छठे भाव में केतु और 12वें भाव में राहु आने पे आध्यात्मिक खोज करना, विदेश यात्रा करना और कर्म ऋण से मुक्ति दिलाने का एक बड़ा अच्छा अवसर आपको मिला है। सो इस तरह से राहु की उपासना करें, भैरव उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, शिव जी को ज्योतिर्लिंग या वो है वहाँ पे जाके दर्शन करें, पूजा पाठ करें, वो बहुत अच्छा होता है। और राहु का जाप ओम राहवे नमः या केतु का जाप ओम केतवे नमक का कर सकते हैं। केतु के लिए गणेश जी की उपासना मैंने बोली है, चांदी का चौकुना पहनने के लिए आपको बोला गया है। तो ये सारी चीज़ों से भी आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा। हालांकि राहु शनि की राशि में होने से तेल का दान भी इस समय पे कर सकते हैं और ख़ास करके जब ग्रहण हो उस समय पे आपको बड़ा सतेज रहना है, क्योंकि ग्रहण के समय पे राहु ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो आप हो सके उतना दान पुण्य करें। जो भी क्या कहते हैं कि विकलांग है, जो अंग भंग वाले व्यक्ति है, उन सभी को मदद करनी चाहिए। इस समय पे कंबल का दान कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं। इन सभी से इनके लिए भी बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अब इस तरह से व्यक्तिगत तो ये राहु केतु फल देगा ही अनएक्सपेक्टेड। इसके साथ साथ केतु जो 11वें भाव का है मालिक, जो लाभ और वित्तीय संसाधनों और सोसाइटी समाज को दर्शाता है, वहाँ पे राहु आने पे बड़ा बदलाव हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक और बड़ा बदलाव की हो सकती है। लाभ भी मिल सकते हैं, पर साथ साथ में सामाजिक चीज़ों में बड़ी जो असंगत है उसको संगत करने के लिए और उनको लिफ्ट करने के लिए, इसको ऊपर लाने की बराबर की कोशिश होगी, जो भी इतने समय तक पीड़ित और शोषित रहे हैं। तो इस तरह से समाज में भी एक अच्छा मैसेज राहु के इस भ्रमण के बारे में जाएगा और आपको भी अधिक से अधिक लाभ इस समय पे मिल सकता है। तो इसी तरह की जानकारी जानने के लिए यह चैनल जो डीएमएस एस्ट्रोलॉजी से जुड़े रहे और अधिक से अधिक जानकारी मिलते रहेगी आपको। इस तरह का जो राहु केतु का भ्रमण होता है वो बहुत आकस्मिक और अनपेक्षित फल देता है। हालांकि ज्योतिष भी जो चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है वो भी राहु के वजह से या केतु के वजह से होता है। तो आप हर चीज़ को फूक के चले, अच्छे ध्यान दे के चले, तो आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये है कि वैराग्य और आत्मचिंतन अपने आप ही हो जाएगा, तो उस तरफ का झुकाव रुझान भी अच्छा ही आएगा। तो इस तरह से देश दुनिया के लिए भी हमने जाना कि क्या है फल, नक्षत्रों का भी फल देखा और राहु केतु का 12 के 12 राशियों में क्या फल मिल सकता है वो भी हमने देखा। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरी चैनल डीएमएस एस्ट्रोलॉजी हिंदी से जुड़े रहे। यही वीडियो अंग्रेजी में सुनने के लिए डीएमएस एस्ट्रोलॉजी जो मेरी मूल चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं। राहु के ट्रांजिट में ये पूरा आपको अंग्रेजी में भी मिल सकता है। सो अधिक जानकारी, मार्गदर्शन और कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम डीएमएस एस्ट्रोलॉजी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक जानकारी भी आपको वहाँ से मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। अन्य को भी ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अन्य को भी मार्गदर्शन इस वीडियो के द्वारा जरूर देना चाहिए। मैंने अपना काम कर लिया है। आप उम्मीद रखता हूँ आप सभी भी अपना कार्य जो है राहु केतु की वजह से उसको भली भांति पूर्ण करेंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो हम पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।